जय श्री राम दोस्तों। तो आज का टॉपिक हमारा जो है वो पूरा सीटेट दिसंबर 2025 के कॉन्टेक्स्ट में है। मतलब कि हमें हर चीज़ पता होना चाहिए कि जो हमारा नोटिफिकेशन आता है सीटेट का उसमें क्या क्या होता है। उससे पहले हमारे पास क्या क्या जानकारी होनी चाहिए, जैसे कि आपका क्वालिफ़िकेशन क्या है, नंबर ऑफ़ अटैम्प्ट्स आप कितने कर सकते हैं, वैलिडिटी क्या है, डिजी लॉकर क्या है सीटेट के रिस्पेक्ट में, इंफॉर्मेशन बुलेटिन क्या है, और जो सिटी होती है एग्ज़ामिनेशन सेंटर की कौन अलॉट करता है। आप एक बार अगर सीटेट का फॉर्म फिल करते हैं तो आप कितने पेपर उसमें दे सकते हैं, इग्नू के स्टूडेंट क्या एलिजिबल हैं क्या इसके लिए, और टाइम ड्यूरेशन कि अगर सीटेट के पेपर में टाइम ड्यूरेशन क्या होता है। लेकिन इन सब के पहले इन सब से इन सब इन सब टॉपिक पे चर्चा करने से पहले मैं आप लोगों से अनुरोध करूंगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक भी करें, कमेंट भी करें, शेयर भी करें। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब करने के फ़ायदे भी हैं। अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको जो भी मैं वीडियो अपलोड करूँगा उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत ही मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो हम आज का टॉपिक अपना आगे बढ़ाते हैं। जो जो मैंने टर्म्स आपको बताए हैं इन सब पे हम वर्क करेंगे। फिर मैं आपसे कहूँगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो आगे बढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों, तो देखो पहले जैसे ये आप देख रहे हैं, ये जो नोटिफिकेशन जो फ्रिक्वेंटली, ये क्या है, फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन था जो इससे लिया हुआ है मैंने। ये जो सीटेट की साइट है वहीं से हमने ये सारे टॉपिक्स, मतलब ये जितने भी टर्म्स हम आज बात करेंगे ये सीटेट की साइट पे ही दिया गया है। जैसे कि पहले इन्होंने देखो, पहले पॉइंट में इन्होंने बोला क्वालिफ़िकेशन। ठीक, इन्होंने बोला है व्हाट इज़ आर द क्वालिफ़िकेशन फॉर अप्लाइंग द सीटेट। सीटेट को अप्लाई जो क्वालिफ़िकेशन क्या होती है, तो इसके रिप्लाई में क्या कह जो सीटेट है वो अब रिप्लाई क्या कर रहा है। तो वो सीटेट का फुल फॉर्म भी आपको पता होना चाहिए, जैसे सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। ये क्या है, सीटेट का फुल फॉर्म है। इसमें बोला है प्लीज़ गो थ्रू द रीड द सीटेट इंफॉर्मेशन बुलेटिन केयरफुली अवेलेबल ऑन सीटेट वेबसाइट। ठीक है, तो इन्होंने ये कहा है कि अगर कोई क्वालिफिकेशन का जानना चाहता है तो उनकी जो साइट पे अवेलेबल है उस उधर पे जाके पता कर सकते हैं। ठीक, पहली कंडीशन, पहला क्वेश्चन बोला इन्होंने। अब सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, एम आई एलिजिबल फॉर सीटेट एज पर माई एक्वायर्ड क्वालिफिकेशन। जो इन्होंने अर्जित कर रखी है क्वालिफिकेशन, क्या उसमें सीटेट में बैठ सकता है, इसका प्रश्न है। तो देखो इसके रिगार्डिंग रिप्लाई जो है सीबीएसई का क्या कहता है, सीबीएसई इज़ एन एग्जामिनेशन कंडक्टिंग बॉडी ओनली। क्या है, जो सीबीएसई है वो क्या है, एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है ओनली, विच कंडक्ट सीटेट एग्जामिनेशन एज पर गाइडलाइन लेड डाउन बाय एनसीटीई। जो भी गाइडलाइंस एनसीटीई ने दी हुई हैं उसके हिसाब से सीटेट का एग्ज़ाम कंडक्ट होता है। कौन, और एग्ज़ाम कौन कंडक्ट कराता है, सीबीएसई, एग्जामिनेशन कंडक्टिंग बॉडी। ठीक है, फिर इसके बाद बोला सच इशू डू नॉट फॉल अंडर जुरिस्डिक्शन ऑफ सीबीएसई सीटेट बीइंग एन एग्जामिनेशन कंडक्टिंग बॉडी ओनली। सीधा सा कंडीशन है कि ये सिर्फ एग्ज़ाम ही कंडक्ट कराता है सीबीएसई सीटेट का। और इसमें ऐसा उन्होंने उन्होंने सिर्फ मेन इनका मुद्दा जो है वो ये बताया गया है कि इसमें देखो आगे लिखा है कि फॉर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यू विल रिफर टू एनसीटीई वेबसाइट। जो एनसीटीई वेबसाइट है ncte.gov.in अंडर द हेडिंग एक्ट एंड रेगुलेशन एंड सब हेडिंग मिनिमम क्वालिफिकेशन ऑफ टीचर्स एंड टेट गाइडलाइंस। ठीक है, तो इसके रिगार्डिंग उन्होंने कहा है कि जो एक वेबसाइट है इसको आप सर्च करें। जो भी मेरे दोस्त लोग हैं, आप मेरी बात को समझ रहे होंगे, और इस पर क्या हमें पूरी गाइडलाइंस मिल जाएगी। लेकिन इसमें और कुछ भी है, मैं आप धीरे धीरे आपको सब बताऊंगा क्या क्या इंपॉर्टेंस है, क्या क्या इसमें कहा गया है, हर चीज़। द कैंडिडेट शुड सेटिस्फाई हिज हर एलिजिबिलिटी बिफोर अप्लाइंग एंड शैल बी पर्सनली रिस्पॉन्सिबल इन केस ही शी इज़ नॉट एलिजिबल टू अप्लाई एज पर गिवन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। देखो जब नोटिफिकेशन आता है, क्या आता है, जब नोटिफिकेशन आता है उसमें पूरा मेंशन होता है कौन कौन एलिजिबल है, कौन कौन एलिजिबल नहीं है। तो उन्होंने ये कहा है कि सीबीएसई इसका कोई जिम्मेदारी नहीं लेता। सीबीएसई का मेन मुद्दा ये है कि वो एग्ज़ाम कंडक्ट कराता है। ठीक है,
आगे देखिए थर्ड ऑप्शन, देखो क्या कह रहा है, थर्ड क्वेश्चन, सॉरी थर्ड पॉइंट है, आफ्टर क्वालिफाइंग सीटेट एम आई एलिजिबल फॉर गेटिंग अ जॉब। इसमें ये कहा, मान के चलो किसी ने क्वेरी है कि क्या सीटेट क्वालिफाई करने के बाद क्या मुझे जॉब मिल जाएगी। तो इसमें लिखा है क्वालिफाइंग सीटेट वुड नॉट कन्फर राइट ऑन एनी पर्सन फॉर रिक्रूटमेंट और एम्प्लॉयमेंट एज इट इज़ ओनली ऑफ एलिजिबल क्राइटेरिया फॉर अपॉइंटमेंट। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोला, नोट का याद रखना कि क्वालिफाइंग सीटेट वुड नॉट कन्फर राइट ऑन एनी पर्सन, कि किसी भी पर्सन को अगर आपने क्वालिफाई कर लिया है तो उसे जॉब प्रोवाइड नहीं करेगा, ओनली ऑफ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ऑफ अपॉइंटमेंट। लेकिन एक कंडीशन है कि आपको जॉब पाने के लिए उससे पहले आपका ये क्वालिफाई होना ही इंपॉर्टेंट है, ये इन्होंने कहा है। ठीक, 3 पॉइंट हो गए हमारे। नेक्स्ट देखेंगे हम, अब हम फोर्थ पॉइंट की बात करेंगे। इसमें देखो ये कहा है इफ़ आई क्वालिफाई सीटेट, ठीक है, जो किसी की क्वेरी होगी किसी बच्चे की, विल सीटेट यूनिट और सीबीएसई प्रोवाइड मी अ जॉब, क्या फिर जॉब प्रोवाइड करेगा। तो इसमें लिखा है सीबीएसई इज़ एन एग्जामिनेशन कंडक्टिंग बॉडी ओनली, याद रखना केवल एग्जामिनेशन ही कंडक्ट कराता है सीबीएसई, पहली चीज़। प्रोवाइडिंग जॉब और एम्प्लॉयमेंट डज नॉट फॉल अंडर इट्स ज्यूरिसडिक्शन, मतलब इस कानून के दायरे में कोई भी आपको जॉब और एम्प्लॉयमेंट नहीं दिया जाता है। लेकिन ये एक क्या है, एक एलिजिबिलिटी है, एक क्राइटेरिया है, एक कंडीशन है कि आपको उस जॉब पाने से पहले क्या करना पड़ेगा, आपको सीटेट क्वालिफाई करना ही पड़ेगा। ठीक, जैसे कि आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखा है ना, ये क्या है, ओनली ऑफ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और अपॉइंटमेंट। ये देखो लास्ट पॉइंट है ना, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और अपॉइंटमेंट की बात करी गई है। ठीक है ना, तो ये है मेन चीज़। ठीक है, तो ये क्या है, मेन चीज़ है कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। ठीक है, क्या है ये, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर अपॉइंटमेंट, ये बात कही गई है यहाँ पे। ठीक है, तो इन्होंने ये कहा है कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर अपॉइंटमेंट। ठीक है, ये कंडीशन है। तो यहाँ पे देखो फोर्थ पॉइंट में क्लियर कर दिया है कि अगर आप क्वालिफाई कर लेते हैं सीटेट तो आपको क्या जॉब नहीं देगा, क्योंकि केवल एग्जामिनेशन कंडक्ट करता है सीबीएसई। ठीक है, फिफ्थ पॉइंट देखो, एक क्वेरी, फिर अगेन एक क्वेरी पूछी गई होगी, कहा है कि व्हाट आर द नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स। यहाँ पे देखो क्या कहा है, व्हाट आर द नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स अ कैंडिडेट कैन एबल फॉर सीटेट। तो टिल नाउ, अभी तक, ठीक है, नो लिमिट ऑन अ नंबर ऑफ अटेम्प्ट, यहाँ पर कोई भी लिमिट नहीं है, आप कितनी भी बार एग्जाम में बैठ सकते हैं, नो लिमिट ऑन नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स। ठीक है, तो यहाँ पे ये कहा गया है कि नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स आप कितना दे सकते हैं, नो लिमिट, आप कितनी बार भी नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स दे सकते हैं। ठीक, सिक्स्थ क्वेश्चन जो क्वेरी कही करा होगा किसी स्टूडेंट ने, कहा है कि व्हाट इज़ द वैलिडिटी पीरियड ऑफ सीटेट सर्टिफिकेट। तो वैलिडिटी पीरियड क्या है, तो उन्होंने कहा है अर्लियर एज पर गाइडलाइन फ्रेम्ड बाय एनसीटी, क्योंकि ये जो गाइडलाइंस होती है वो एनसीटी बनाता है। पहले द वैलिडिटी पीरियड वाज 7 ईयर्स बट नाउ, पहले जो था वो 7 साल के लिए वैलिड था सीटेट, लेकिन बट नाउ अब वैलिडिटी पीरियड ऑफ सीटेट क्वालिफाइंग सर्टिफिकेट फॉर अपॉइंटमेंट अनलेस अदरवाइज नोटिफाइड बाय अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट वुड रिमेन वैलिड फॉर लाइफ। अब क्या हो गया, लाइफ टाइम हो गया है। ठीक है ना, उसने ये कहा है बट नाउ वैलिडिटी पीरियड ऑफ सीटेट अप्लाइंग सर्टिफिकेट फॉर अपॉइंटमेंट अनलेस अदरवाइज नोटिफाइड बाय अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। एक तो क्या है, ये क्या है, क्वालिफाइंग सर्टिफिकेट है या कोई गवर्नमेंट अपना निर्देश देता है, वुड रिमेन वैलिड फॉर लाइफ, लेकिन ये क्या है, लाइफ टाइम है, क्या है जिसका ये वैलिडिटी, जो वैलिडिटी है कैसा है, वैलिडिटी इसकी क्या है, लाइफ टाइम हो चुकी है। ठीक है, अब पब्लिक नोटिस डेटेड 21/6/2021 इज आल्सो अवेलेबल ऑन सीटेट वेबसाइट। ये इन्फॉर्मेशन बोला, इस डेट का इन्फॉर्मेशन ये क्या है, यहाँ पे इस वेबसाइट पे दिया गया है। वेबसाइट कौन सी है, CTET.nic.in। ठीक है, ये हमारे 6 क्वेरी हो गई हैं, उसके रिप्लाई हुआ है। अब हम आगे देखें और भी क्या क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ठीक है, सेवन्थ बोला है, सेवन्थ क्वेरी जो क्वेश्चन है, कैन आई अप्लाई फॉर सीटेट अगेन इफ़ आई हैड ऑलरेडी क्वालिफाइड सीटेट बिफोर। उसमें ये कहा है कि अगर किसी बच्चे ने सीटेट पहले क्वालिफाई कर लिया है, क्या वो दोबारा सीटेट में बैठ सकता है। तो ये है यस, देयर इज़ नो रिस्ट्रिक्शन, यहाँ पे कोई भी दिक्कत नहीं है, आप दोबारा बैठ सकते हैं। इसका आंसर क्या है, यस है। ठीक, इसमें बोला है कैन आई अपीरियर इन पेपर 1 और पेपर 2 इन डिफरेंट साइकिल। अगर मान के चलो एक ही दिन पेपर है, ठीक है, पेपर 1 और पेपर 2, तो क्या वो डिफरेंट साइकिल, अगर सुबह पेपर हो रहा है, पेपर 1 सुबह हुआ, मान के चलो पेपर 2 शाम को है, तो क्या वो दोनों पेपर में बैठ सकता है। तो यस, इसका आंसर भी क्या है, वो यस, इसमें क्या है, वो बैठ सकता है। ठीक,
8 क्वेरीज हो गई। अब 9 क्वेरीज समझते हैं। 9th क्वेरी कह रहा है, आई मेड अ मिस्टेक इन माई नेम, फादर नेम, मदर नेम, कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस, कैटेगरी, चेंज इन सिटी ऑफ एग्जाम सेंटर, फोटो, साइन, वट शुड आई डू नाउ। तो उसने कहा है कि अगर मान के चलो कोई भी मिस्टेक हो गई है, कि उसके नाम में कोई समस्या हो गई, उसके फादर के नाम में कोई समस्या हो गई है, या उसके मदर के नेम में कोई समस्या हो गई, कॉरस्पॉन्ड एड्रेस उसने गलत लिख दिया है, कैटेगरी में गलत लिख दिया है, या चेंज सिटी में कोई समस्या हो गई है, फ़ोटो में कोई दिक्कत है या साइन में, तो अगर ऐसा हो गया है तो क्या करेगा। तो यहाँ पे देखो ये लिखा है, यू कैन डू ऑनलाइन करेक्शन। यहाँ पे लिखा है कि आप ये कैसे कर सकते हो, ये क्या होगा, ये ऑनलाइन करेक्शन की बात है। क्या है, ऑनलाइन करेक्शन है। ठीक। द टाइम पीरियड फॉर ऑनलाइन करेक्शन इज अनाउंस्ड अलॉन्ग विथ शेड्यूल ऑफ एग्जामिनेशन। तो इन्होंने कहा है कि जब टाइम पीरियड फॉर ऑनलाइन करेक्शन, जब फॉर्म फिल होते हैं तो यहाँ पे क्या है, ऑनलाइन करेक्शन अनाउंस्ड किया जाता है, शेड्यूल अलॉन्ग विथ शेड्यूल ऑफ एग्जामिनेशन। ठीक। देयरफॉर कैंडिडेट शुड रीड द इंफॉर्मेशन बुलेटिन केयरफुली। एग्जाम इंफॉर्मेशन बुलेटिन होती है, उसे केयरफुली रीड करें। ड्यूरिंग ऑनलाइन करेक्शन पीरियड कैंडिडेट बाय लॉगिन इन आवर वेबसाइट कैन मेक करेक्शन। ठीक है, अगर कोई भी व्यक्ति उसको मतलब क्या करना पड़ेगा, इन्फॉर्मेशन पहले तो वो रीड कर ले इन्फॉर्मेशन बुलेटिन जो लिखा गया है जो। ठीक। उसके बाद क्या है, ऑनलाइन करेक्शन, ड्यूरिंग ऑनलाइन करेक्शन कैंडिडेट बाय लॉगिन ऑन आवर वेबसाइट कैन मेक करेक्शन। तो वेबसाइट पे जाएगा वो बंदा, वेबसाइट पे जाएगा और वहाँ पे क्या करेक्शन करेगा। लाइन फॉर ऑनलाइन करेक्शन रिमेन फंक्शनल एंड क्लोजेज एज पर शेड्यूल मेंशन इन इंफॉर्मेशन बुलेटिन। ठीक है, देखो ऑनलाइन करेक्शन भी हो जाएगा और फंक्शन भी करेगा और क्लोज भी हो जाएगा, क्योंकि कुछ लिमिटेड पीरियड ही टाइम मिलता होगा इसके रिगार्डिंग। और उसके बाद क्या है, आप उसमें साइन अपने चेंज कर सकते हैं, फ़ोटो, साइन, नेम चेंज, और जो भी एड्रेस है वो सब आप चेंज कर सकते हैं। बस एक कंडीशन होगी। ठीक है, मतलब क्या, उस पीरियड के अंतराल में। फिर क्या है, नो चेंज विल बी अकेप्टेड थ्रो ऑफलाइन मोड। कोई भी ऑफलाइन मोड की तरह कोई भी चेंज अकेप्ट नहीं किया जाएगा। थ्रो डैट इज़, जैसे कि उसमें लिखा है, जैसे कि फैक्स कर रहे हैं अगर आप, एप्लीकेशन और बाय email etc. No correspondence in this regard will be entertained. Please note that no request for any change in particular is to be accepted under any circumstances after the specified date for ऑनलाइन करेक्शन इज़ ओवर। देखो इन्होंने ये कहा है कि एक टाइम दिया है, क्या दिया है इन्होंने, एक टाइम पीरियड दे रखा है, उस टाइम में ही आप करेक्शन करेंगे। ठीक है, उसी टाइम के पीरियड में क्या करेंगे, आप करेक्शन करेंगे। अगर आपने उस टाइम पे करेक्शन कर लिया तो ठीक है, लेकिन इसमें क्या है, कोई भी ऑफलाइन मोड का वर्क नहीं होगा। क्या होगा, ऑफलाइन मोड की तरह काम नहीं होगा। जैसे आप फैक्स कर रहे हैं, एप्लीकेशन लगा रहे हैं, और भाई ईमेल भी अगर आप कर रहे हैं तो भी बात नहीं बनेगी। ठीक है, आफ्टर मेकिंग करेक्शन कैंडिडेट शुड इंश्योर दैट ही/शी हैज़ डाउनलोडेड द रिवाइज्ड कन्फर्मेशन पेज। अगर आप करेक्शन कर देते हैं तो उसके बाद क्या आप डाउनलोड कर लें, जो भी रिवाइज कन्फर्मेशन पेज है आपका, उसको डाउनलोड कर लें। प्रीवियसली जनरेटेड कन्फर्म पेज विल नॉट बी लॉन्गर वैलिड वंस करेक्शन आर मेड ड्यूरिंग स्पेसिफाइड पीरियड। ठीक है, तो अगर मान के चलिए जो प्रीवियसली जनरेटेड पेज विल बी नो लॉन्गर वैलिड, जो आपने पहले इन्फॉर्मेशन भर दी थी, जो रॉन्ग इन्फॉर्मेशन थी, अगर वो फिल हो गई है, ठीक, लेकिन आपने उसी टाइम के अंतराल में उसे चेंज कर दिया, क्या कर दिया, इसको चेंज कर दिया, तो फिर ये इन्फॉर्मेशन हट जाएगी और जो आपने चेंज कर दिया होगा वही वैलिड रहेगी। ठीक है, तो मेरे हिसाब से ये डाउट आपका पूरा क्लियर हो गया होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेरी देखेंगे क्या है। नेक्स्ट क्वेरी 10th क्वेश्चन देखो, इसके रिगार्डिंग क्या है। इसमें कहा है, हाउ कैन वी गेट एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट एंड मार्कशीट ऑफ सीटेट। इसमें बोला मार्कशीट ऑफ सीटेट, अगर अगर किसी ने सीटेट क्वालिफाई कर लिया है तो उसकी मार्कशीट कहाँ से वो करेगा। तो उसने लिखा है, इन्होंने कहा है, जो रिप्लाई आया था CBSE सीटेट्स की तरफ से, तो एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट एंड मार्कशीट ऑफ सीटेट विल बी अवेलेबल ऑन डिजी लॉकर। ये क्या है, गवर्नमेंट ऐप है, www.digilocker.gov.in। कैंडिडेट कैन गेट सेम बाय फिलिंग रिक्वायर्ड क्रेडेंशियल्स। ठीक है, गेट सेम बाय फिलिंग रिक्वायर्ड क्रेडेंशियल, जैसे उसमें आप जैसे ही उस डिजी लॉकर में जाएंगे आप, तो डिजी लॉकर में क्या है, एक ऐप है, उसको आप डाउनलोड कर लेंगे। जैसे आपका सर्टिफिकेट क्वालिफाई हो गया, यहाँ पे शायद आपका आधार कार्ड वेरिफिकेशन मांगते हैं। ठीक है, जो आपका क्या होता है, जो आधार कार्ड वेरिफिकेशन होता है वो मांगते हैं। उसको फिल करने के बाद क्या है, आप अपना मार्कशीट और सर्टिफिकेट आप सीटेट की डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट आगे दूसरी जो क्वेरी थी वो क्या थी, हु विल गेट एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट, किसको एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट मिलता है। ठीक, तो यहाँ पे लिखा है, एज पर NCTE नोटिफिकेशन 76/4/2010 NCTE अकेड डेट 11/2/2011, अ पर्सन हु स्कोर 60% और मोर
इन टेट एग्जामिनेशन, ये 2011 की गाइडलाइंस है कि अगर कोई भी बच्चा 60% या उससे ज़्यादा लाता है, कंसीडर्ड एज टेट पास, वो पास माना जाएगा। स्कूल मैनेजमेंट, गवर्नमेंट, लोकल बॉडीज, गवर्नमेंट एडेड एंड अनएडेड मे कंसीडर गिविंग कंसेशन टू पर्सन बिलोंगिंग टू SC ST और OBC, differently able person etc. in accordance with their extent reservation policy should be weighted to the seated score in the recruitment process। ठीक है, तो इन्होंने ये कह दिया गया है कि अगर कोई जैसे किसी ने क्वालिफाई कर लिया है, मतलब क्या है, हु विल गेट एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट किसे मिलेगा, तो जिसके 60% आ जाए या उससे ज़्यादा 60% और ग्रेटर देन 60% अगर मार्क्स आ गए, उसे ये सर्टिफिकेट मिल जाएगा। और इसमें ये भी प्रावधान है कि जो SC ST और OBC से बिलोंग करते हैं उनके लिए क्या है, थोड़ा उनके जो कंसेशन होगा वो भी मिल जाता है मार्क्स में। ठीक है, ये NCT की गाइडलाइंस है, कब की है, ये है 2011 की गाइडलाइंस। ठीक है, उसके हिसाब से। ठीक, नेक्स्ट क्वेरी है, व्हाट इज़ आर द बीडिंग आउट रूल्स। बीडिंग आउट रूल्स क्या है? बीडिंग आउट रूल्स ये कहता है कि रिकॉर्ड ऑफ CTET प्रिजर्व्ड अप टू 2 month फ्रॉम द डेट ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट इन अकॉर्डेंस विद CBSE एग्जामिनेशन। ठीक है, जो CBSE एग्जामिनेशन होता है उसमें वीडिंग आउट रूल्स ये कहता है कि उसको रखा जाएगा, संभाल के रखा जाएगा, कब तक, 2 महीने तक, जब तक रिजल्ट नहीं आ जाता है। ठीक, ये कंसेप्ट कहा गया है। आगे देखते हैं, आगे 13 देखो क्या कहा गया है। 13 क्वेरी कह रही है, व्हाट इज़ द प्रोसीजर ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का प्रोसीजर क्या है? डॉक्यूमेंट शुड बी फॉरवर्डेड बाय कंसर्निंग रिक्रूटमेंट अथॉरिटी ओनली। देखो इसमें ये कहा गया है कि जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का जो प्रावधान है वो किसके लिए, डॉक्यूमेंट शुड बी फॉरवर्डेड बाय कंसर्निंग रिक्रूटमेंट अथॉरिटी ओनली। जो मतलब जो सिलेक्शन करता है वही अथॉरिटी ओनली, उसी के पास ये प्रावधान है। ठीक है, आगे देखो इसमें कहा है, द कॉन्फिडेंशियल वेरिफिकेशन रिपोर्ट विल बी सेंड टू द डिपार्टमेंट कंसर्न। सिर्फ डिपार्टमेंट कंसर्न से ही वो वेरिफिकेशन प्रावधान माना जाएगा। जैसे डिपार्टमेंट ने कहा कि हमें ये, तो जो जिसको जॉब मिलेगा, ठीक है ना, जैसे डॉक्यूमेंट कॉन्फिडेंस, देखो मैं आपको फिर समझाता हूँ। उन्होंने ये कहा कि प्रोसीजर क्या है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का। ठीक, क्वेश्चन में ये क्या इसमें ये कहा गया है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का क्या है, प्रावधान क्या है। तो डॉक्यूमेंट शुड बी फॉरवर्डेड बाय कंसर्निंग रिक्रूटमेंट अथॉरिटी ओनली। तो ये क्या है, जो भी डॉक्यूमेंट होते हैं उसको आगे बढ़ाया जाता है, कब, जो रिक्रूट करती है, रिक्रूटमेंट अथॉरिटी होता है उसके उसी वही उस डॉक्यूमेंट को फॉरवर्ड करती है ओनली। ठीक है, फिर इसमें कहा है कि द कॉन्फिडेंशियल वेरिफिकेशन रिपोर्ट विल बी सेंड टू द डिपार्टमेंट कंसर्न। जो कॉन्फिडेंशियल वेरिफिकेशन रिपोर्ट है ये क्या सेंड करी जाती है किसे, डिपार्टमेंट कंसर्न पे के जब डिपार्टमेंट कंसर्न करेगा तभी इसको सेंड किया जाता है। ठीक, 14th क्वेरी क्या है, कैन अ कैंडिडेट एप्लीकेंट गेट द कॉपी ऑफ वेरिफिकेशन रिपोर्ट बाय हिमसेल्फ और हरसेल्फ। तो इसका आंसर है नो। क्या बोला है, कैन कैंडिडेट या एप्लीकेंट गेट द कॉपी ऑफ वेरिफिकेशन रिपोर्ट। जो वेरिफिकेशन रिपोर्ट होती है क्या उसकी कॉपी ले सकता है कैंडिडेट या एप्लीकेंट, जिसने फॉर्म, चाहे वो ही है चाहे शी है, क्या उसको वेरिफिकेशन रिपोर्ट, जो वेरिफिकेशन रिपोर्ट होती है उसकी क्या है, उसको मतलब उसको मिल सकता है, कैंडिडेट को कॉपी मिलेगी क्या उसकी? तो इसका आंसर है नो। द वेरिफिकेशन रिपोर्ट इज स्ट्रिक्टली कॉन्फिडेंशियल एंड इट इज सेंड टू द कंसर्निंग डिपार्टमेंट ओनली। ये क्या होता है, ये एकदम नियम जो होता है एकदम कठोर नियम है, और ये कॉन्फिडेंशियल होता है, इसको कॉन्फिडेंशियल रखा जाता है। और एंड सेंड इसको किसको दिया जाता है, सिर्फ कंसर्निंग डिपार्टमेंट ओनली, जो डिपार्टमेंट उससे उस जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करता है उसी के पास ही इस डॉक्यूमेंट को रखा जाता है। ठीक, यहाँ पे एक फिर नेक्स्ट क्वेरी है, व्हाट इज़ इंफॉर्मेशन बुलेटिन। यहाँ पे ये कहा गया इंफॉर्मेशन बुलेटिन क्या है। तो देखो इंफॉर्मेशन बुलेटिन क्या है, अब हम इसको समझेंगे। इंफॉर्मेशन बुलेटिन इज़ एन ऑफिशियल डॉक्यूमेंट पब्लिश्ड बाय CBSE और CTET वेबसाइट। इंफॉर्मेशन बुलेटिन क्या है, ये क्या है, एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है। क्या है, इंफॉर्मेशन बुलेटिन इज़ अ ऑफिशियल डॉक्यूमेंट पब्लिश्ड बाय CBSE के द्वारा निकाला जाता है ऑन CTET वेबसाइट, हैविंग ऑल इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू CTET। इसमें क्या होता है, एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट होता है और जो कि CBSE के द्वारा निकाला जाता है, CTET वेबसाइट पे अपलोड किया जाता है, जिसके अंदर सारी इंफॉर्मेशन होती है किसके रिगार्डिंग, CTET के रिगार्डिंग सारी इंफॉर्मेशन फिल होती है। ठीक, इसमें क्या है, 16th क्वेरी कह रहे हैं, हाउ द सिटी फॉर एग्ज़ाम सेंटर इज़ अलॉटेड।
अब सिटी जो होता है, जो शहर होता है एग्ज़ाम सेंटर का, जहाँ पे हमें एग्ज़ाम देने जाना है, ये कैसे अलॉट होता है? तो इसमें लिखा है, जनरली बोर्ड मेक्स एफर्ट टू अलॉट एग्जाम सेंटर in the city as per candidates first choice of examination city. However, board reserve right to अलॉट एनी सेंटर और सिटी। ठीक है, पहला इसमें यह कहा गया, जैसे आपका एग्ज़ाम हो रहा है सीटेट का, तो उन्होंने कहा है कि पहली बात तो ये है कि कैंडिडेट जो भी फॉर्म फिल करेगा, जो उसकी फर्स्ट चॉइस होगी उसको वहीं पे एग्ज़ाम दिया जाएगा। लेकिन साथ में उन्होंने ये भी कहा है कि बोर्ड रिजर्व कर लेता है, क्या उनके पास ये प्रावधान है, उसके पास ये नियम है कि वो कहीं पर भी आपको सेंटर और सिटी दे सकते हैं। राइट टू अलॉट एनी सेंटर और सिटी, वो कहीं पर भी आपको अलॉट कर सकते हैं। ठीक है, ये कहा गया है। 17th क्वेरी जो है वो कह रहा है, जो क्वेरी आई होगी किसी स्टूडेंट्स की, तो कहा है कि हाउ मैनी पेपर्स आर देयर इन वन सीटेट। जो एक सीटेट मतलब जो हाउ मैनी पेपर्स, कितने सीटेट होते हैं एक सीटेट, जब सीटेट एग्जाम होता है तो कितने पेपर कराए जाते हैं वन सीटेट में। तो यहाँ स्पेशली कह दिया कि सिर्फ 2 पेपर ही मैंशन होते हैं। कितने? 2 पेपर। पेपर 1 होता है जो क्लास 1 to 5 के लिए होता है, और पेपर 2 जो होता है वो क्लास 6 to 8 होता है। ठीक है, इफ़ अ कैंडिडेट इंटेंड्स टू टीच क्लास फ्रॉम 1 to 8 ही और शी हैज़ टू अपीयर इन बोथ द पेपर्स। ठीक है, इसमें इस पर क्लियरली कह दिया है कि जो भी बच्चा पढ़ना चाहता है, जो 6 से 8 के बच्चों को 1 से लेकर 8 के बच्चों को पढ़ाना चाहता है, वो दोनों पेपर में बैठ सकता है। तो अभी जो आपने देखा होगा, जो अटकलें चल रही थी कि अभी जो सीटेट लेवल 4 भी आने वाला है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पे क्लियर मेंशन है कि जो आपके एग्ज़ाम होते हैं अभी कितना है, 2 ही एग्ज़ाम होते हैं। एक पेपर 1 जो प्राइमरी के लिए, और पेपर, देखो जो पेपर 1 होता है वो क्या होता है, प्राइमरी के लिए। किसके लिए होता है? प्राइमरी के लिए होता है। और जो पेपर 2 है, वो पेपर 2 जो वो होता है वो क्या होता है, जूनियर। किसके लिए होता है? जो जूनियर होते हैं, जो जूनियर शिक्षक, जो जूनियर होते हैं ना, जूनियर शिक्षक, उनके लिए, या फिर 6 to 8 क्लास, कहाँ से 6 to 8 क्लास के लिए होते हैं। ठीक है, कहाँ तक होते हैं? 6 to 8 तक, 6 से 8 क्लास तक होता है पेपर 2। ठीक है, फिर उसके बाद ये देखो, इन्होंने बोला है 18th में, देखो 18th क्वेरी क्या है, व्हाट इज़ द टाइम ड्यूरेशन ऑफ ईच टेस्ट। जो दोनों पेपर होते हैं, चाहे पेपर 1 हो या पेपर 2 हो, तो टाइम ड्यूरेशन कितना है यहाँ पे स्पेशली उन्होंने बता दिया कि 2.5 घंटा होता है। हर पेपर का 2.5 घंटा होता है, चाहे आप पेपर 1 दें या पेपर 2 दें, टाइम ड्यूरेशन कितना रहेगा? 2.5 घंटे का रहेगा। ठीक है, 2.5 घंटे का पेपर होता है। अब हम नेक्स्ट क्वेरी पढ़ेंगे, दैट इज़ 19th वन। इसमें कहा है, इज़ देयर एनी स्पेशल प्रोविज़न फॉर डिफरेंटली एबल्ड कैंडिडेट्स। जो थोड़े, जो हमारे मित्र लोग होते हैं, जो डिसेबल्ड कैंडिडेट्स होते हैं, क्या उनके लिए कोई स्पेशल प्रावधान है, स्पेशल प्रोविज़न? तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा गया है कि द प्रोविज़न ऑफ स्क्राइब एंड कंपनसेटरी टाइम इज सीटेट एग्जामिनेशन इज इन अकॉर्डेंस विद द ऑफिस मेमोरेंडम डेटेड 26 फरवरी 2013 इशूड बाय मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट एंड रिवाइज फ्रॉम टाइम टू टाइम RPWD एक्ट 2016 एंड ऑफिस मेमोरेंडम 29 अगस्त 2018। ठीक है, ये डेट दी गई है। कौन सी डेट दी गई है? कि 29 अगस्त 2018 की डेट दिया गया है, और RPWD एक्ट जो होता है 2016 का, उसके हिसाब से उन्हें समय मिलता है। ये जो बताया गया है, ये कब से हुआ? 26 फरवरी 2013 से ये इशूड हो गया था। और फिर क्या है, जो, और ये क्या है, टाइम टू टाइम ये रिवाइज भी हो जाता है, उनको हेल्प मिलती है क्योंकि उन्हें अलग से थोड़ा टाइम दिया जाता है। और ये कौन सा एक्ट है? 2016 का एक्ट है। ठीक है, ये ऑफिस मेमोरेंडम की डेट दी गई है 29 अगस्त 2018। ठीक, हमने 18 पढ़ लिया है, 19 भी हो गया, हमने लोगों ने देख लिया ये। अब हम लोग देखेंगे 20th क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, मतलब सॉरी क्यूरी आई है, जो भी मतलब जो भी स्टूडेंट्स होंगे उनकी क्यूरी क्या है। और ये क्या है, CBSE है, आप कह सकते हो सीटेट की तरफ से क्या रिप्लाई आया है। सीटेट एजेंसी है जो भी, मतलब अपनी जो CBSE और सीटेट एजेंसी है, मतलब जो एजेंसी ही मान के चलें, क्योंकि CBSE क्या है, एग्ज़ाम बोर्ड ही कंडक्ट कराती है, उसी के हिसाब, और सीटेट क्या है, इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में इसके रिगार्डिंग पूरी इन्फॉर्मेशन होती है। तो ये उसी के अंदर क्यूरी आई है, उसके हिसाब से फिर इसमें जैसे ये क्यूरी आई है तो इसका ये रिप्लाई है इस तरफ। ठीक है, ये रिप्लाई है, और ये क्या क्यूरी है। ठीक, इन्होंने कहा है एनी एक्सपायरेंट परसुइंग B.Ed फर्स्ट ईयर कैन अप्लाई फॉर सीटेट। पहला क्वेश्चन क्या है कि अगर कोई बंदा, मतलब कोई स्टूडेंट है, वो अगर फर्स्ट ईयर में पढ़ रहा है तो क्या वो सीटेट के लिए अप्लाई कर सकता है? कैन कैंडिडेट हु फाइनल ईयर, या पहले साल है वो अप्लाई कर सकता है, या जो फाइनल ईयर में वो अप्लाई कर सकता है?
When exam or result date is after CTET exam result date can also apply for CTET whose exam or result date is after CTET exam और result। अगर कोई ऐसा बच्चा है जिसका CTET के एग्ज़ाम और रिजल्ट के बाद उसका रिजल्ट आने वाला है तो क्या वो अप्लाई कर पाएगा CTET के लिए? तो इसमें लिखा है CBSE इज़ एन एग्जामिनेशन कंडक्टिंग बॉडी ओनली विच कंडक्ट CTET एग्ज़ाम एज पर द गाइडलाइंस ऑफ NCTE। किस जो गाइडलाइंस होती है ये किसकी, जो CBSE कंडक्ट कराता है NCTE की गाइडलाइंस पे ही निर्भर डिपेंड करता है। सच इशू डू नॉट फॉल अंडर द ज्यूरिसडिक्शन ऑफ CBSE CTET बीइंग एन एग्जामिनेशन कंडक्टिंग बॉडी ओनली। तो ये इन्होंने सीधा कह दिया CBSE और CTET है वो क्या कर रहा है, अपना ज्यूरिसडिक्शन है जो इनका एग्जामिनेशन ही कंडक्ट कराना है, ओनली क्या कराना है इसको, ये जो बॉडी हमारी जो CBSE बॉडी है ये कंडक्शन ये सिर्फ एग्जामिनेशन ही कंडक्ट कराता है जो कि NCTE की गाइडलाइंस पे डिपेंड करता है। फॉर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, जो भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है यू में रिफ़र NCTE वेबसाइट। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, NCTE जो वेबसाइट होती है उसको हमें रिफ़र करना पड़ेगा। ये क्या है NCTE जॉब इन, इन्होंने कहा है GOV, सॉरी जॉब नहीं है वो GOV इन है, NCTE.gov.in अंडर द हेडिंग एक्ट एंड रेगुलेशंस हैं, जो सब हेडिंग क्या है मिनिमम क्वालिफिकेशन ऑफ टीचर्स एंड टेट गाइडलाइंस, जो भी गाइडलाइंस दे रखी हैं उसके रिगार्डिंग ये आता है, ठीक है। लेकिन मैं आपको बता देता हूँ, आता जरूर है इस रिगार्डिंग, लेकिन आप सभी लोग चाहे फर्स्ट ईयर में हैं चाहे फाइनल ईयर में हैं और वेट कर रहे हैं अगर फाइनल रिजल्ट का, तो सब लोग क्या है अपीयर कर सकते हैं, बैठ सकते हैं CTET में, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेरी देखेंगे, हमारी 21, ठीक है। अब 21 में क्या कह रहा है, जो क्वेरी आई होगी इसमें कहा गया है इफ़ अ कैंडिडेट पास्ड DLED BEd और एनी अदर टीचिंग एजुकेशन will the CTET certificate is valid for government job or have to reappear in CTET exam again। उन्होंने कहा है कि अगर किसी कोई भी कैंडिडेट है ही या शी उसने DLED कर रखा है या BEd कर लिया है या कोई भी अदर टीचिंग एग्जामिनेशन पास कर लिया है, क्या CTET सर्टिफिकेट इज़ वैलिड फॉर गवर्नमेंट जॉब, क्या वो गवर्नमेंट जॉब के लिए ये सर्टिफिकेट जो होता है ये मान्य होगा और क्या वो दोबारा CTET एग्ज़ाम में बैठ सकता है। एलिजिबिलिटी शैल बी फाइनली वेरीफाइड बाय द कंसर्न अथॉरिटी एजेंसी और अपॉइंटिंग अथॉरिटी। ये डिपेंड करता है, उन्होंने ये कहा है कि ये कंफर्म नहीं है कि मतलब ये एलिजिबल होंगे अगर पास कर लिया है कि नहीं, ये सिर्फ डिपेंड करता है अपॉइंटिंग अथॉरिटी, जो भी जहाँ का आपने फॉर्म फिल किया है वहाँ की जो अपॉइंटमेंट अथॉरिटी होगी उसके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। फिर 22 क्वेश्चन समझते हैं, क्वेरी है। सो 22 क्वेरी कह रही है हाउ मैनी डेज CBSE विल टेक टू कंप्लीट द वेरिफिकेशन ऑफ अवर डॉक्यूमेंट्स एंड इफ CBSE इज़ नॉट डूइंग ऑफलाइन वेरिफिकेशन प्लीज़ प्रोवाइड द वैलिड रीज़न फॉर दिस। इसमें यह कहा गया है कि हाउ मैनी डेज CBSE विल टेक टू कंप्लीट द वेरिफिकेशन ऑफ अवर डॉक्यूमेंट। तो जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है उसमें CBSE कितना टाइम लेता है, और उन्होंने ये भी कहा है इफ़ CBSE इज़ नॉट डूइंग ऑफलाइन वेरिफिकेशन, अगर वो ऑफलाइन वेरिफिकेशन नहीं करता है CBSE तो प्लीज़ प्रोवाइड वैलिड रीज़न। तो ये क्यों नहीं करता है, इसका वैलिड रीज़न क्या है, तो इसमें लिखा हुआ है सिंस 2015 वेरिफिकेशन वर ओनली डन थ्रू अ QR कोड एंड पब्लिक नोटिस हैज़ आल्सो बीन पब्लिश रिगार्डिंग दिस मैटर सेंड टू द डिपार्टमेंट हाउएवर फॉर ऑफलाइन वेरिफिकेशन काइंडली सेंड अ लेटर थ्रू अ कंसर्न डिपार्टमेंट इन CTET यूनिट। तो CTET यूनिट के ही थ्रू होता है सब, ठीक है। तो 2015 से क्या है QR कोड और पब्लिक जो पब्लिक नोटिस हैज़ बीन पब्लिश रिगार्डिंग दिस मैटर सेंड टू द डिपार्टमेंट हाउएवर फॉर ऑफलाइन वेरिफिकेशन काइंडली सेंड अ लेटर कंसर्न डिपार्टमेंट इन CTET यूनिट। तो उन्होंने कहा है कि अगर आपको ऑफलाइन वेरिफिकेशन के रिगार्डिंग कोई भी बात चाहिए तो आपको क्या है जो आपको एक लेटर देना होगा जो कंसर्न डिपार्टमेंट है CTET के अंदर, ठीक है, जो CTET के अंदर वहाँ से आपको ये जानकारी मिल सकती है। अब हम जो 23 क्वेरी है वो क्या है वो समझते हैं, उसमें लिखा है वेदर सच कैंडिडेट्स आर एलिजिबल टू अपीयर इन CTET। इसमें लिखा है देखें आप 23 पढ़ रहे हैं, वेदर सच कैंडिडेट्स आर एलिजिबल टू अपीयर इन CTET हु हैज़ completed their graduation from IGNOU that is through open mode and teacher training course such as diploma in elementary education from regular mode simultaneously the same academic session or year but is different modes graduation from open and DLED from regular mode। इसमें देखो क्या कहा है जो 23 है, इसमें ये कह रहा है कि मान के चलो कोई कैंडिडेट एलिजिबल टू अपीयर इन CTET हु हैज़ कंप्लीट देयर ग्रेजुएशन फ्रॉम IGNOU। क्या कोई कैंडिडेट CTET क्या वो CTET में बैठने के लिए एलिजिबल है कि जब उसने
इग्नू से ग्रेजुएशन करी है ओपन मोड से, और जो डीएलएड किया है उसने, वो क्या किया है उसने, रेगुलर मोड से किया है। ठीक है, तो इसमें सीबीएसई क्या कहता है, सीबीएसई इज़ एन एग्जामिनेशन कंडक्टिंग बॉडी ओनली। तो इन्होंने कहा है कि जो सीबीएसई है वो सिर्फ एग्जामिनेशन कंडक्टिंग बॉडी है ओनली, विच कंडक्ट सीटेट एग्जाम एज पर द गाइडलाइंस लेड बाय एनसीटी। तो मतलब क्या है, जैसे एनसीटी ने कहा, ठीक है, तो क्या करेगा जो सीबीएसई होगा, क्या होगा, सीबीएसई होगा, वो क्या करेगा, सीटेट एग्ज़ाम कंडक्ट करेगा। क्या करेगा, सीटेट एग्ज़ाम कंडक्ट करेगा। इसमें ये गाइडलाइन इग्नू की जो गाइडलाइंस हैं, जो इग्नू के रिस्पेक्ट में बात हो रही है ना, तो ये क्या, जब नोटिफिकेशन आएगा उसमें कहा गया होगा, जो गाइडलाइन जो इन्फॉर्मेशन बुलेटिन होगा जिसके अंदर सीटेट के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन होगी, उसको रीड करने पे ही पता कर सकते हैं, ये कहा गया है। ठीक, such issue do not fall under the jurisdiction of CBSE CTET being an examination conducting body only. Further, your request to see eligibility criteria in फर्दर, ये फिर से कह रहे हैं कि जो सीबीएसई मतलब जो एग्जामिनेशन कंडक्टिंग बॉडी है वो फिर से कह रही है कि आप क्या करिए, इन्फॉर्मेशन बुलेटिन होता है जो सीटेट का, जो वेबसाइट पे अवेलेबल है उसको रीड करें अच्छी तरह से, तभी आप इसको जज करके फॉर्म फिल कर सकते हैं। ठीक, अब हम देखेंगे ये 24th क्वेरी है। ठीक है, क्या क्वेरी क्या कह रही है, इसमें कहा है, अब हम 24th क्वेरी को समझेंगे। ठीक, तो 24th क्वेरी क्या है, इसमें ए पॉइंट पूरा है, आफ्टर कंप्लीटिंग सीनियर सेकेंडरी 12th क्लास और ग्रेजुएशन आई हैव टेकन एडमिशन टू टीचर ट्रेनिंग कोर्स, TTC टीचर ट्रेनिंग कोर्स एंड स्टडिंग इन फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और लास्ट ईयर, एम आई एलिजिबल फॉर अपेयरिंग इन सीटेट। तो इसमें क्या कहा गया है, इसमें कहा गया है आफ्टर कंप्लीटिंग सीनियर सेकेंडरी और ग्रेजुएशन, ठीक है, और ग्रेजुएशन आई हैव टेकन एडमिशन टू टीचर ट्रेनिंग कोर्स, ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया है या उसकी 12th कंप्लीट हो गई है किसी कैंडिडेट की, और ग्रेजुएशन भी कंप्लीट हो गया है, और ग्रेजुएशन आई हैव टेकन एडमिशन, उसने क्या किया, टीचर ट्रेनिंग कोर्स में एडमिशन ले लिया है, स्टडिंग इन फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर और लास्ट ईयर, या वो पहली साल है, सेकंड ईयर और लास्ट ईयर है, तो क्या वो सीटेट के लिए एलिजिबल है, पहले में ए में ये कहा है। बी में देखो क्या कहा है, आई हैव टेकन एडमिशन टू इंटीग्रेटेड टीचर ट्रेनिंग कोर्स एंड स्टडिंग इन फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर थर्ड ईयर और लास्ट ईयर, एम आई एलिजिबल फॉर अपीयरिंग सीटेट। अगर वो क्या है, इंटीग्रेटेड टीचर ट्रेनिंग कोर्स कर रहा है अगर वो, और वो फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में है या थर्ड ईयर में या लास्ट ईयर में, तो क्या सीटेट के लिए एप्लीकेबल होगा। तो इसमें देखो फिर इन्होंने एक इन्फॉर्मेशन सीधा दिया है, यस यू आर एलिजिबल फॉर सीटेट इन अपीयरिंग इन सीटेट फॉर डिटेल्स सी क्लैरिफिकेशन रिगार्डिंग एलिजिबिलिटी फॉर अपीयरिंग इन सीटेट बाय एनसीटी। ठीक है ना, तो इन्होंने देखो कह दिया है, स्पष्ट रूप से कहा इन्होंने कि ये एलिजिबल होगा अगर किसी बच्चे ने 12th कर लिया है, ठीक है, 12th कर लिया है और ग्रेजुएशन भी कर लिया है, और फिर वो क्या टीचर ट्रेनिंग में कोर्स कर रहा है, अगर वो उसके फर्स्ट ईयर लास्ट ईयर में है तो सीटेट के लिए एप्लीकेबल है। और ये भी कह दिया है कि अगर वो इंटीग्रेटेड टीचर कोर्स कर रहा है, उसमें अगर फर्स्ट ईयर में है, सेकंड ईयर में है या थर्ड ईयर में है या लास्ट ईयर में, तो भी वो क्या है, वो सीटेट के एग्ज़ाम के बैठने के लिए एलिजिबल है। ठीक है, यस you are eligible for appearing in CTET. For details see the clarification regarding eligibility for appearing in CTET by NCTE। तो जो भी गाइडलाइंस होती है हमारे NCTE उसके अकॉर्डिंग वो बैठ सकता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं और कौन सी क्वेरी है। तो ये क्वेरी हमारी कंप्लीट हो गई हैं, लेकिन मैं आप दोस्तों से यही अनुरोध करूँगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक करें, फॉलो करें और सब्सक्राइब जरूर करें। इसमें मैंने आपको हर चीज़ बता दिया है। अब जो सीटेट एग्ज़ाम है आपका, सीटेट एग्ज़ाम जो दिसंबर में होने वाला है 2025, इसका नोटिफिकेशन आपको बहुत जल्दी मिल जाएगा, इसका नोटिफिकेशन आपको बहुत जल्दी मिल जाएगा। और आप अपनी तैयारी अभी से बूस्ट करें, ताकि क्योंकि इसका जो रिज़ल्ट का जो रेशो होता है, हम एक वीडियो में और बात करेंगे कि इसका रिज़ल्ट का रेशो जो होता है काफ़ी, जो पासिंग रिज़ल्ट होता है काफ़ी लो होता है। ठीक है, और बाकी मैं आपसे फिर कहूँगा कि अगर आपको मेरी ये पढ़ाने का तरीका मतलब समझाने का तरीका अगर आपको अच्छा लगा है, आपको मैं अगर अच्छी इन्फॉर्मेशन दे पाया हूँ, आपको लगा कि हाँ मैंने कुछ इन्फॉर्मेशन दी है, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप मेरे चैनल से जुड़ें, सब्सक्राइब करें। इसका एक प्रॉफिट भी है, जैसे ही मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँगा तो इसका नोटिफिकेशन आपके पास क्या है, तुरंत ही आ जाएगा। इसलिए सभी दोस्तों से मैं अनुरोध करूँगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक भी करें और फॉलो भी करें, शेयर भी करें
आप मेरे चैनल को शेयर भी करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। आप मेरे चैनल को क्या सब्सक्राइब ज़रूर करें। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आप मेरे चैनल को क्या है सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद दोस्तों।